ये जगह सुनसान क्यों है? इतने बड़े बड़े टावर पर खिड़कियों से कोई झांकता क्यों नहीं? क्या यहाँ सच में लोग रहते थे या अब यहाँ बस भटकती हुई रूहें? ये 1715 में कास्ट हुआ था ये कॉलम। 2014 से लेके आज की डेट तक 12 साल से ऊपर हो चुके हैं। कितना अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स एक आदमी लगाता है घर लेने में। हमारे फंड से निकाल के हमारे पैसे को अपने बैलेंस शीट से निकाल के सिस्टर कंसर्न के अकाउंट में डाला है। पूरा प्रोजेक्ट ही ऐसा है, अभी तक खाली पड़ा हुआ है। पूरा पैसा ले लिया बायर से, लेकिन डिलीवर कुछ भी नहीं हुआ है। लिए अच्छी चाय, ठीक है, मिल गया। नहीं, ये कोई भूतिया शहर नहीं है। ये दिल्ली एनसीआर के वो घोस्ट टाउन्स हैं जिन्हें कभी सपनों का महल कहा गया था। यहाँ रहने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई तक दे दी। किसी ने पीएफ तोड़वाया, किसी ने रिटायरमेंट फंड का पैसा यहाँ लगा दिया, लेकिन आज 10-15 साल बाद भी घर तो नहीं मिला, मिले तो बस ये खंडहर। ये घोस्ट टाउन्स दरअसल उन घोटालों और लालच का नतीजा हैं जहाँ बिल्डर, बैंक और सिस्टम सब ने मिलकर आम आदमी के सपनों को दफना दिया। आज हम आपको ले चलेंगे इन अधूरे प्रोजेक्ट्स के बीच जहाँ न रोशनी है न उम्मीद, बस अधूरे वादों की चीख गूंजती है। नमस्कार, मैं हूं मृदुल द्विवेदी और आज देश कनेक्ट के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में स्टॉल्ड या डिलेड प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम एग्जैक्टली कितनी बड़ी है। एज पर अ रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स 2024 में इंडिया में सभी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स मिलाकर लगभग 5,08,000 यूनिट्स डिलीवर होना बाकी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो शहर जहां पर हाउसिंग की डिमांड सबसे ज़्यादा है, वहीं पर सबसे ज़्यादा स्टक प्रोजेक्ट्स भी हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की। सभी स्टॉल्ड यानी फंसी हुई यूनिट्स में से लगभग 38% दिल्ली एनसीआर में है और लगभग 8% मुंबई एमएमआर में है। मतलब सभी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में से 46% सिर्फ दो शहरों में मिलाकर है। इंटरेस्टिंगली ये नंबर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की तो हमने बात ही नहीं की। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स और यूनिट्स भी लाखों की संख्या में है। भिवानी में ही 33 रुके हुए प्रोजेक्ट्स की वजह से 13,393 घर अधूरे पड़े हैं। लखनऊ में 48 प्रोजेक्ट्स की 13,024 यूनिट्स अटकी हुई हैं। जयपुर में 37 प्रोजेक्ट्स की 9,862 यूनिट्स और भोपाल में 27 प्रोजेक्ट्स की 7,500 यूनिट्स अभी भी खंडहर बनी खड़ी हैं। ये शहर सपनों के घरों की बजाय अधूरे वादों और सन्नाटे की पहचान बन गए हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स होने का रीजन क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट रुक जाने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। मतलब बिल्डर के पास प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसा ही नहीं बचा, या फिर वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल ही नहीं है और इसलिए बिल्डर उसको कंप्लीट ही नहीं कर रहा। रिपोर्ट में तो ये मेंशन नहीं है कि उनके पास पैसा क्यों नहीं बचा, लेकिन हम सबको पता है कि बिल्डर्स ने बहुत सारा पैसा अपनी दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट किया या अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड बाय करने में खर्च किया। बहुत सारे बिल्डर्स का लैंड एक्विजिशन में इशू हो गया, उनके अथॉरिटी के साथ अप्रूवल को लेकर इशू चल रहे हैं और इस वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। दिल्ली एनसीआर आज देश के रियल एस्टेट संकट का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। पूरे भारत के लगभग 38% डिले प्रोजेक्ट्स यहीं अटके पड़े हैं, जिसकी वजह से लाखों घर खरीदार भारी आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही 2 लाख से ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स या तो अधूरी हैं या फिर पूरी तरह रुकी हुई हैं। इनमें से भी सबसे गंभीर हालत नोएडा और ग्रेटर नोएडा की है, जहां पूरे देश के 23% प्रोजेक्ट्स फंसे पड़े हैं। यानी अकेले इस इलाके में करीब 1,16,000 फ्लैट्स अधूरे हैं। यानी अगर हम घोस्ट टाउन्स की असली झलक देखना चाहते हैं तो हमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उन प्रोजेक्ट्स में जाना होगा जो हजारों परिवार के सपनों को खंडहर में बदल चुके हैं। यही वजह है कि हमारी कहानी की दिशा अब दिल्ली एनसीआर और खास तौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ मुड़ती है। सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी? शायद एक अच्छा घर जहां आप अपने परिवार, अपने बच्चों या नाती पोतों के साथ होली, दीपावली जैसे त्योहार मना सकें।
यही सपना लेकर हजारों लोगों ने कई सालों पहले एनसीआर के अंसल्स हाईलैंड पार्क, जेपी विस्टाउन, वाटिका सोवरेन पार्क, आम्रपाली ग्रुप प्रोजेक्ट्स, सुपरटेक ह्यूज, गोदरेज एयर और नोएडा स्पोर्ट्स सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स में अपने सपनों का घर बुक किया। किसी ने अपनी नौकरी की सालों की कमाई लगाई, किसी ने रिटायरमेंट फंड, तो किसी ने बैंक से कर्ज उठाकर यह उम्मीद पाली कि 3 साल बाद अपने ही घर में जिंदगी बिताएंगे। लेकिन आज 10-15 साल बीत जाने के बाद भी सपनों का वो घर सिर्फ सपनों में ही रह गया। जो मिला वो है कोर्ट कचहरी के चक्कर, बैंकों की धमकी, खाली जेब और टूटा हुआ भरोसा। कहानी की शुरुआत होती है 2004 से, जब नोएडा में कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए एक स्पोर्ट्स सिटी बनाने का सपना दिखाया गया। मास्टर प्लान साफ था, 70% जमीन खेल और ग्रीन एरिया के लिए होगी, 28% रेजिडेंशियल और सिर्फ 2% कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रखी जाएगी। लेकिन ये सपना जल्दी ही बदल गया। 2011 में जमीन जनाडू नाम के कंसोर्टियम को दी गई और कुछ ही समय बाद अलग अलग हिस्सों में बांट दी गई। इन्हीं में से एक हिस्सा 2012 में अरीना नामक कंपनी को मिला। शर्त थी कि 5 साल में फ्लैट्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। अरीना ने अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए, 1600 फ्लैट्स की बुकिंग हुई, लेकिन हकीकत ये थी कि पैसों का बड़ा हिस्सा दूसरी कंपनियों में घुमा दिया गया और नतीजा फंड की कमी हो गई और प्रोजेक्ट ठप हो गया। 2020 तक आते आते बायर्स का सब्र टूट गया और उन्होंने ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगे कि फर्जी विज्ञापनों और नकली साइट प्लान से बायर्स को फंसाया गया और पैसा सिफोन किया गया। उसी साल एनसीएलटी ने एरिना को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया। इसके बाद रेजोल्यूशन प्लान्स मंगाए गए और 2022 में पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स ने बायर्स को राहत का रास्ता दिखाया। 3 साल में घर डिलीवर करने और एक मल्टीपर्पज प्लेग्राउंड बनाने का वादा किया। एनसीएलटी ने 2023 में इस प्लान को मंजूरी भी दे दी, लेकिन यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। मेरा नाम विश्वनाथ शर्मा हुआ। मैं इस प्रोजेक्ट जो है आपके सामने देख रहे हैं, लोटस एरिना 1, मैं लोटस एरिना बायर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर लोटस ग्रीन ने 2014 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल नोएडा अथॉरिटी द्वारा 2014 के अप्रैल महीने में दिया गया था लेआउट प्लान का। और उस अप्रूवल के बेसिस पर लोटस ग्रीन ने बाकी सब रिक्वायर्ड अप्रूवल लिया था, जैसे माइनिंग, एनवायरनमेंट क्लियरेंस या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस सब का क्लियरेंस ले लिया। इनका प्रोजेक्ट करीबी 1-1.5 साल बाद कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू किया। 2015 के सेकेंड हाफ में इन्होंने शुरू किया। 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद भी काफ़ी स्लो रफ्तार में चल रहा था। तो 2016-17 से हम लोगों ने होम बायर को इकट्ठा करना शुरू किया और 2017 नवंबर में जाके हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया और उसको दिल्ली में अंडर सोसाइटी एक्ट 1860 रजिस्टर्ड करवा लिया। 2019 आते आते इनकी हालत ख़राब हो गई और इनका कंस्ट्रक्शन का काम वर्चुअल रुक गया था। हम लोगों ने जब क्वेरी रेज किया तो उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाना शुरू किया कि फ़ंड की ज़रूरत पड़ी है, यहाँ से ये दिक्कत आ रही वहाँ, लेकिन हम लोगों ने असेस कर लिया कि वी आर गोइंग टू बी डूम्ड। उसके बेसिस पर हम लोगों ने जून 2019 में ईओडब्ल्यू में हम लोगों ने उनके बैलेंस शीट को एनालिसिस करना शुरू किया। तो उससे हमें पता चला कि होम बायर से इन्होंने जो फंड कलेक्ट किया है, काफ़ी पैसा इन लोगों ने साइफन किया है। हमारे फंड से निकाल के, हमारे पैसे को अपने बैलेंस शीट से निकाल के सिस्टर कंसर्न के अकाउंट में डाला है और इस पैसे को यहाँ यूज़ न करके दूसरे प्रोजेक्ट्स में, जो इनका कुछ प्रोजेक्ट सेक्टर 150 में चल रहा था, वहाँ इन्होंने यूज़ किया होगा। उसके चलते यहाँ फंड शॉर्टेज के चलते हमारा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। हम लोगों ने उस पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हम लोगों ने ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट फाइल किया। साकेत कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद में अब हमारा रोल वहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद में गवर्नमेंट हमारे बिहाफ में उसको फॉलोअप कर रही है। पैरेलली हम लोगों ने एनसीटीआरसी भी 2019 में ही कंप्लेंट फाइल किया। 1 साल तक सुनवाई के बाद में 2020 में हमारा जो फेज 2 का ये होम बायर्स है, करीब 16 होम बायर्स का फेवरेबल जजमेंट हमको मिल गया। जब बिल्डर को लगा कि हम केस लूज कर रहे हैं एनसीटीआरसी कंज्यूमर कोर्ट में, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक सिस्टम कंसर्न के थ्रू दोनों प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल करवा दी।
उसमें क्या हो गया कि हमारा फेज़ 2 का जो इंसॉल्वेंसी पिटीशन एनसीएलटी ने 28 अक्टूबर को एडमिट कर लिया और फेज़ 1 का जो इंसॉल्वेंसी पिटीशन था उनके पिटीशन को उन्होंने 29 अक्टूबर को एडमिट किया। एडमिशन के साथ ही इंसॉल्वेंसी शुरू हो गई और एक उन्होंने स्टैटिक प्लानिंग करके क्या किया कि अपने ही आदमी को दोनों में आईआरपी रिक्रूट करवा दिया। तो हम लोगों ने पहला काम किया कि आईआरपी को नोटिस देके सीओसी की मीटिंग बुलवाई और उसमें हमने उनको रिप्लेस करने का एप्लीकेशन रिक्वेस्ट पुटअप किया और उनके जगह में हम लोगों ने डिलॉयट जो एक एमएनसी कंपनी है उसको आरपी के जगह में अपॉइंट करने के लिए हम लोगों ने पिटीशन नोटिस दिया था उनको। सीओसी मीटिंग होने के बाद में एज पर नॉर्म्स आरपी ने फॉर्म नोटिस इशू करके प्रोस्पेक्टिव बिल्डर से लेटर ऑफ इंटेंट मंगवाया कि आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेक ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट तो आप उसको अपना रिजोल्यूशन प्लान सबमिट लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट कीजिए। ये कहते 6 लेटेस्ट अरीना 1 में 6 बिल्डर ने अपना LOI फाइल किया। फाइल करने के बाद इन्होंने डिटेल से अपना रिक्वायर्ड फी जमा किया और उसके बाद में एज पर डिस्कशन करके उसमें इन्होंने अपना रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया। करके जब रिजोल्यूशन प्लान सबका फाइनल हो गया उसके बाद में रिजोल्यूशन प्लान का जो एप्लीकेशन जो बिल्डर सिलेक्शन का था उसका प्रोसेस होने का था। हम लोगों ने होम बायर्स की मीटिंग बुला के फ्रीक्वेंट मीटिंग करते थे हम लोग। उसमें एक कॉन्सेंसस बनाया कि हम किस बिल्डर को किसके रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने जाएं। तो हर एक मेजॉरिटी ऑफ द होम बायर्स जो थे उनका एक ही व्यू बना कि इसमें जो पूर्वांचला प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का रिजोल्यूशन प्लान है सबसे सूटेबल है। हम लोगों ने वोटिंग में यूनानिमसली डिसाइड करके मेजॉरिटी वोटिंग उनके फेवर में दिया और दोनों प्रोजेक्ट में फॉर्चुनेटली पूर्वांचला प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का जो रिजोल्यूशन प्लान था उस सीओसी मीटिंग में हम लोगों ने अप्रूव करवा लिया। तो जब एनसीएलटी से जब अप्रूवल मिल गया रिजोल्यूशन प्लान को तो नाउ पूर्वांचला प्रोजेक्ट बिकेम वर्चुअल ओनर ऑफ द दिस प्रोजेक्ट लोटस एरिना 1 का। उस अप्रूवल के अगेंस्ट में नोएडा अथॉरिटी ने भी और एकड़ ने भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल किया पिटीशन कि उस अप्रूवल को खारिज किया जाए या उस पर स्टे लगाया जाए। 19 अप्रैल का जुलाई का हमारा अप्रूवल था। 20 को इन्होंने पिटीशन फाइल किया इनक्लेट में। 25 का पहला डेट लगा हियरिंग के लिए। उन्होंने आर्गूमेंट अपना दिया। हमारे जो काउंसिल थे आरपी के जो काउंसिल थे उन्होंने अपना आर्गूमेंट दिया। फॉर्चुनेटली फॉर होम बायर्स कोई स्टे नहीं ग्रांट हुआ उनके फेवर में। जब एक बार उनका एसआर को प्रोविजन अप्रूवल मिल गया कि यू कैन इम्प्लीमेंट इनिशिएट एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान, तो पूर्वांचला प्रोजेक्ट ने उसको अपना ऑफिस साइट टेक ओवर कर लिया। आरओसी और एमसीए में डायरेक्टर रिप्लेस कर दिया, अपने नॉमिनी को वहाँ डायरेक्टर बना दिया। एंड आफ्टर चेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन आरओसी एंड एमसीए दे बिकेम द ओनर ऑफ द एक्चुअल ओनर ऑफ द दिस एरिना सुपर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है। जब पूर्वांचला ने नोएडा अथॉरिटी का लीज रेंट पेमेंट कर दिया, उसने एज पर रिक्वायरमेंट क्योंकि इनका अप्रूवल लैप्स कर गया था 2019 में, इन्होंने रिवैलिडेशन के अप्लाई किया विच नोएडा अथॉरिटी रिफ्यूज टू रिवैलिडेट ड्यू टू वेरियस रीजन। कैग वगैरह का इन्वेस्टिगेशन में इनके एक्शन के इनके वर्किंग के ऊपर में काफ़ी स्ट्रक्चर पास हुआ था, उन्होंने रोक दिया कि हम अप्रूवल नहीं देंगे। उसके चलते रिवैलिडेशन नहीं दिया और रिवैलिडेशन नहीं मिलने के चलते कंस्ट्रक्शन काम शुरू नहीं हो पाया। पिछले 1.5 साल से काम रुका हुआ है। हम लोगों ने पूर्वांचला प्रोजेक्ट्स ने और होम बायर के अलावा मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया हुआ है। मैटर हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। इसमें कहना यही है कि एक्चुअली मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। आई रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2013। आई वॉज एजी इन बैंक ऑफ इंडिया। हमारे पास जो भी सेटलमेंट का पैसा मिला सुपर एन्वेशन का, मैंने टोटल पैसा इस प्रोजेक्ट में डाल दिया। मेरे तरह कितने रिटायरी हैं, कितने सर्विस होल्डर हैं जिनका अपना मकान नहीं है, उन्होंने अपना पैसा जो जमा पूंजी था सब होम लोन लेके बैंक से लोन लेके इसमें जमा कर दिया।
आज नतीजा यह है, पिछले 10 साल से वो रेंट पेमेंट कर रहे हैं। रेंट पेमेंट के साथ साथ वो बैंक का EMI पेमेंट कर रहे हैं। उनके ऊपर डबल बर्डन चल रहा है। अब मकान मिलने की अभी कोई नियर फ्यूचर में उम्मीद नहीं लग रही है। इसमें काफ़ी सीनियर सिटीजन एक्सपायर कर गए, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए। स्थिति बहुत ख़राब है। होम बायर्स काफ़ी डिप्रेस्ड हैं और उनकी स्थिति ये है कि वर्चुअली उन्होंने उम्मीद त्याग दिया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्योंकि हर एक दरवाजे को हमने अपने रिजोल्यूशन इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने नॉक कर दिया है। अब हमारा टोटल फेथ जो है, विश्वास है, जो भी हमको उम्मीद बंधी है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बंधी हुई है। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी और यूपी गवर्नमेंट का जो अप्रोच है उससे हमें कोई पॉजिटिव उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। देखिए, हमारे पास काफ़ी वीडियोज़ के फ़ोन आते हैं, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड के पीरियड में काफ़ी सीनियर सिटीजन, इवन यंग ब्लड, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गए उनका। अब हालत यह है कि उनके घर में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, वो बैंक का EMI नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनके लिए सर्वाइवल एक इशू हो चुका है और EMI नहीं दे पा रहे हैं। वो इस डिप्रेशन में चले गए हैं लोग कि समझ में नहीं आ रहा है। पहले, अब तो उनका फ़ोन भी आना बंद हो गया कि पिछले 2 साल से तो वो फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कोई हमको डिसीजन मिल नहीं रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने पूर्वांचल के काम को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। कारण बताया गया कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैप रिवैलिडेट नहीं करेंगे और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। दूसरी तरफ CAG की रिपोर्ट 2021 ने साफ लिखा कि स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट शुरू से ही गलत आधार पर था और इसमें 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ। फिर 2023 में अमिताभ कांत कमेटी ने कहा कि IBC वाले प्रोजेक्ट्स का समाधान सिर्फ IBC नियमों से ही होगा और फालतू मुकदमेबाजी से बचना चाहिए। यूपी सरकार ने भी इसे मान लिया। इसके बावजूद 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स को खुली छूट देकर बायर्स को बर्बाद कर दिया। अब हालात ये है कि बायर्स ने खुद मेहनत करके रेजोल्यूशन प्लान पास करवाया, लेकिन नोएडा लगातार रिवैलिडेशन रोककर नए रोड़े अटका रहा है। हमने कितने CEOs को, पहले ऋतु महेश्वरी थी, उनको भी अप्रोच करा, अभी मिस्टर एम लोकेश है, उनको भी अप्रोच करा। सबका जवाब यही है कि जी आप हमारे बायर नहीं हो, आपने बिल्डर से लिया है। सर, हमने बिल्डर से लिया है, लेकिन हमने बिल्डर से जब लिया है जबकि नोएडा अथॉरिटी ने उस चीज़ का अप्रूवल दिया था। अगर आप ये कहते हो कि जी अगर हम बिल्डर से ले रहे हैं और उसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो नोएडा के अंदर 1000 कॉलोनी अनऑथराइज बन रही है, हम उनमें ले लेते हैं। उसके अंदर अगर आपको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो अब भी कुछ नहीं कर सकते, तो आपसे लेने का फायदा क्या होगा? अब उस बिल्डर को आपने परमिशन दे दी है कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनेंस उठा लो, तो उन्होंने जो है PNB HFL हो चाहे LT को है, सबसे एकड़ उन्होंने फाइनेंस उठा लिया। उसके बाद इनको परमिशन दे दी कि जी आप फ्लैट भी बेच दो। फ्लैट बेचने के केस में फोर्थ ओनर आपका आ गया होम बायर। आपने होम बायर को कह दिया जी फ्लैट ले लो, होम बायर से कह दिया होम लोन ले लो। फिफ्थ इसका ओनर आ गया आपका जिसका होम लोन लिया हुआ है। तो आज एक ही लैंड के अपने 5-5, 6-6 जगह बेचने की परमिशन तो ग्रांट कर रखी है, लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्यूट ओनरशिप है किसकी? आप तो नोएडा अथॉरिटी तो कह देते हैं जी हमारे तो लैंड की पेमेंट नहीं आई तो इसलिए हम ओनर हैं। अरे आपकी नहीं आई, लेकिन परमिशन किसने दी इन सब चीज़ों को करने की? अगर ये फ्रॉड है तो इस फ्रॉड की परमिशन भी आपने ही दी है, तो आप इसका सोल्यूशन निकालो। और अगर ये फ्रॉड नहीं है तो इसके अंदर एज अ होम बायर जिसने फाइनल पैसा दिया हुआ है उसके लिए तो कोई रेजोल्यूशन निकालो कि भाई वो क्या कर सकता है, किस तरीके से उसको जो है अपनी प्रॉपर्टी, अपना फ्लैट मिले। लोगों ने इसमें इतना इन्वेस्ट किया हुआ है इस तरीके से कि उनको बैंक से भी लोन लिया हुआ है, रेंट भी दे रहे हैं इस उम्मीद में कि कल को उनको ये मिल जाएगा फ्लैट। आज 10 साल 12 साल में ना फ्लैट मिला, इनको दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। किसी के फाइनेंशियल क्रंच आ गया, किसी को कोरोना में लाइफ चली गई, किसी की जॉब्स चली गई, किसी को लगा कि मैं अपना एक एसेट मानी जाती है प्रॉपर्टी कि मैं निकाल करके कुछ कर सकूं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अटक गए, ना देने लायक ना लेने लायक, और आगे भी सोल्यूशन कोई दिख नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन में नोएडा अथॉरिटीज़ है, हम तो सिर्फ यही अपील करना चाहेंगे कि एक इमोशनल व्यू लेकर के और हम लोगों का सिंपैथेटिक व्यू लेके कि होम बायर्स के लिए आप जो भी करना चाहते हो, आपकी बिल्डर से जो लड़ाई है आप अपनी लड़ाई कोर्ट कचहरी में लड़ते रहिए, हमें हमारा फ्लैट दिलवाइए। 1-2 केसेस मेरे सामने ऐसे आए जिन लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि जिन्होंने कश्मीर में रहते थे, कश्मीर से डिस्प्लेस हुए, 1990s में दिल्ली आए, दिल्ली आकर के उन्होंने सोचा कि ठीक है एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उन्होंने इसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया अपना बचा खुचा पैसा,
वो आज के टाइम में लिटरली दे क्राई विद टीयर्स के आज हम एक बार वहाँ से बर्बाद होके आए, एक बार यहाँ के निर्मल सिंह ने हमें बर्बाद कर दिया। ना प्रॉपर्टी मिल रही है, ना पैसा मिल रहा है और पूरी होप्स खो चुके हैं। सीनियर सिटीजन है, कहते हैं ये हमारे सामने तो कोई तरीका नहीं बचता। ऑब्वियसली गलती क्या, समय खराब, आदमी अपने आप को ही दोष देता है कि यार हमने शायद गलत डिसीजन लिया। ऑल्दो उस पीरियड के अंदर सबसे बड़ा बिल्डर यही था, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ के इतने बड़े बिल्डर ने अगर ये कर दिया तो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि समय खराब हो तो हाथी पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो हम शायद उसी कैटेगरी के अंदर आ गए हैं कि यार हम कुछ ही कर लेंगे, हमारे समय खराब था, हम इस प्रोजेक्ट में फंसना था। यहाँ आने के बाद यही दिमाग में था कि एक अच्छा अपार्टमेंट लेना है और उसके लिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। बट अभी तो नहीं लगता, मेरी एज 54 हो चुकी है और अगर 6 साल में रिटायरमेंट एज गवर्नमेंट की आ जाती है, अगर ये 6 साल में भी मिल जाए तो मुझे लगेगा शायद मेरे रिटायरमेंट का मुझे एक बेनिफिट मिल गया। अगर नहीं मिलता तो गॉड नोज कब और क्या होगा। घर खरीदारों का कहना है 2014 में नोएडा ने मैप अप्रूव किया था, उसी भरोसे पर हमने करोड़ों का निवेश किया। अब जब एनसीएलटी ने प्लान मंजूर कर दिया तो नोएडा पीछे हट रहा है। नोएडा की अपनी गलतियों की सजा हमें क्यों भुगतनी पड़े। ऐसी ही एक और कहानी है उन हजारों घर खरीदारों की जिन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए फ्लैट बुक किया, लेकिन सालों बाद भी सिर्फ इंतजार और निराशा मिली। हम बात कर रहे हैं नोएडा के जेपी विच टाउन प्रोजेक्ट की, जिसे लोग अब विच टाउन भी कहते हैं। इसी तरह आम्रपाली ग्रुप भी कभी दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े और भरोसेमंद बिल्डरों में गिना जाता था। 2003 में इंजीनियर अनिल शर्मा ने कंपनी की शुरुआत की और देखते ही देखते यह ग्रुप देश भर में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ पैन इंडिया मौजूदगी बना बैठा। MS धोनी जैसे क्रिकेट स्टार इसके ब्रांड एम्बेसडर बने और कंपनी ने रेजिडेंशियल, टाउनशिप, मॉल, हॉस्पिटैलिटी और यहाँ तक कि फिल्म प्रोडक्शन तक में कदम रखा। लेकिन 2011 के बाद जब ग्रुप ने अचानक 42,000 घर डिलीवर करने का वादा किया और एक साथ कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए, तभी से असली गिरावट शुरू हुई। 2015 तक ये साफ हो गया कि आम्रपाली ने कई सालों से कोई प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं किया है। खरीदारों ने 80-90% तक पैसा चुका दिया था, लेकिन घर नहीं मिला। बिजली पानी तक की समस्याएं शुरू हो गई। 2016 में दबाव बढ़ा तो ब्रांड एम्बेसडर धोनी ने भी ग्रुप से नाता तोड़ लिया। 2017-18 तक हालात इतने बिगड़े कि बैंकों ने केस किया, बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया और अंततः सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। कोर्ट में पता चला कि ग्रुप ने 3000 करोड़ रुपए तक का फंड डाइवर्ट किया था, यानी खरीदारों और बैंकों से मिला पैसा अन्य बिजनेस और जमीन खरीदने में लगा दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और NBCC को प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश दिया। उस समय 16 शहरों में से 24 प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे, जिनमें लगभग 38,000 घरों का निर्माण बाकी था। आज भी NBCC धीरे धीरे इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुटी है, लेकिन कोविड, पैसों की कमी और खरीदारों के भरोसे की कमी के कारण काम 2030 तक खिंच गया है। ये हालात दिखाते हैं कि कैसे अधूरे प्रोजेक्ट्स ने आम लोगों की जिंदगी उलट-पुलट कर दी है। लोग अपनी मेहनत की पूरी कमाई गंवा बैठे हैं और तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं और वर्षों से न्याय की उम्मीद में कोर्ट के चक्कर भी काट रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक त्रासदी भी है। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए 2016 में सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही इरेगुलरिटीज को खत्म करने के लिए, बिल्डर और बायर्स के बीच पारदर्शिता लाने के लिए और बायर्स की सुरक्षा के लिए रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लाने का दावा किया और कहा कि अब खरीदार सुरक्षित होंगे। लेकिन एनसीआर की हकीकत अलग है। रेरा का नियम था कि 70% पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर खर्च होगा। लेकिन जमीनी सच्चाई ये रही कि बिल्डर्स ने रेरा के बाद भी पैसों को इधर उधर घुमाया। नोएडा ने रेरा को कई बार नोटिस जारी किए, पेनल्टी लगाई, लेकिन प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुए। कई खरीदारों ने कहा रेरा सिर्फ कागजी शेयर है, फैसले आते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। 2018 की CAG रिपोर्ट ने खुलासा किया कि स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट्स में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स की मिली भगत से लगभग 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि डिफॉल्टर बिल्डर्स के अलॉटमेंट कैंसिल कर देने चाहिए थे। वहीं 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली केस में पता चला कि करीब 46,000 खरीदार प्रभावित हुए और लगभग 3,000 करोड़ का फंड एम्बेजलमेंट यानी गबन कर लिया गया। इतना ही नहीं,
आरबीआई ने 2013 में एक सर्कुलर जारी करके बैंकों को चेतावनी भी दी थी कि सबवेंशन स्कीम खतरनाक है और पैसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के हिसाब से रिलीज किए जाएं। लेकिन बैंकों ने बिल्डरों से मिलकर इस नियम की अनदेखी की। आज भी नोएडा की सड़कों पर, कोर्ट रूम्स में और मीडिया रिपोर्ट्स में एक ही बात बार बार सुनाई देती है। नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स की मिलीभगत से ये सब हुआ। जमीन कौड़ियों के भाव अलॉट की गई, रेजिडेंशियल टावर्स खड़े कर दिए गए, रेरा और कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई और इन सब की मार झेली सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास बायर्स ने। ये सिर्फ इन खरीदारों की कहानी नहीं है, ये भारत के कई घर खरीदारों की कहानी है जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई के बदले सिर्फ धोखा, झूठे वादे और घर के नाम पर खंडहर मिले। पिछले 10-15 सालों से ये लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। कोई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद में है, कोई सरकार की किसी स्कीम के भरोसे है, कोई रेरा के आदेशों का इंतजार कर रहा है। लेकिन आज भी हकीकत यह है, लाखों घर अधूरे पड़े हैं, लाखों परिवार किराए पर हैं और करोड़ों का कर्ज उनकी गर्दन पर है। अगर आप भी एनसीआर में घर खरीदने का सोच रहे हैं तो सिर्फ ब्रोकर या विज्ञापन के भरोसे पर ना जाएं। पिछले 15 साल की ये कहानियां गवाह हैं कि रियल एस्टेट स्कैम सिर्फ पैसे नहीं डुबोते बल्कि सपनों और भरोसे को भी तोड़ देते हैं।